Hello guys, welcome back on Forma Educational Hub. In this video we will discuss about the Debye theory for specific heat. तो इससे पहले हम लोगों ने दो टाइप की थ्योरी पढ़ ली। एक तो क्लासिकल थ्योरी पढ़ा स्पेसिफिक हीट विशिष्ट ऊष्मा ठोसों के लिए, वो कैलकुलेट करने के लिए। एक तो हमने क्लासिकल थ्योरी पढ़ा जिसको हमने ड्यूलोंग पेटिट का थ्योरी भी बोला था। एक दूसरा पढ़ा आइंस्टाइन का थ्योरी। उन दोनों में कुछ ना कुछ कमियां रह गई थी, इसलिए एक और थ्योरी डेवलप की गई जिसको डिबाई थ्योरी बोलते हैं, डिबाई का सिद्धांत। ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े क्वेश्चंस में आइंस्टाइन थ्योरी और डिबाई थ्योरी दोनों में से एक के आने के चांसेस होते हैं ना। तो डिबाई थ्योरी विशिष्ट ऊष्मा के लिए डिबाई सिद्धांत, विशिष्ट ऊष्मा के लिए डिबाई सिद्धांत। डिबाई थ्योरी फॉर स्पेसिफिक हीट, डिबाई थ्योरी फॉर स्पेसिफिक हीट, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो इसके अजम्पशंस जो होंगे, अभिधारणाएं हैं कि क्या क्या इसने अज्यूम किया है, क्या क्या मान के चला है ये बंदा, और उसके बेसिस पे इसने पूरा डेरिवेशन स्ट्रक्चर बनाया है। तो क्या क्या पॉइंट्स ने माने हैं उनके बारे में बात करेंगे। उसको अभिधारणाएं या अजम्पशंस बोलेंगे हम लोग। तो लिखो, एक लाइन लिख लो। These are the following assumptions. These are the following assumptions of Debye theory. These are the following assumptions of Debye theory. डिबाई सिद्धांत के मुख्य अभिधारणाएं, डिबाई सिद्धांत की मुख्य अभिधारणाएं निम्न प्रकार है। डिबाई सिद्धांत की मुख्य अभिधारणाएं निम्न प्रकार है। अभिधारणाएं मतलब जो पॉइंट्स है, मेन बातें क्या मानी उसने, उनके बारे में बात करेंगे। पहली बात, इन्होंने ये बोला कि आप जो ये मान रहे थे अब तक कि पार्टिकल, जो सॉलिड मटेरियल की बात करें तो सॉलिड मटेरियल में जब पार्टिकल ओसिलेट करता है, दोलन गति करता है, तो एक पार्टिकल दूसरे को प्रभावित नहीं करता है, एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करता है, ये बोला गया था अब तक। तो जब एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करता, मतलब हर एक पार्टिकल अपने आप में क्या है, फ्री पार्टिकल की तरह है, एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रहा, सब अपने आप में मोशन कर रहे हैं, सब फ्री पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं, मुक्त दोलित्र की तरह। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो डिबाई ने इसको फ्री पार्टिकल नहीं माना। डिबाई ने बोला कि एक का दूसरे पे इफेक्ट पड़ता है, मतलब एक दूसरे से युग्मित होता है, जुड़ा हुआ है। तो एक दूसरे से कैसा है, कपल्ड ऑसिलेटर की तरह बिहेव करते हैं, युग्मित दोलित्र की तरह। युग्मित या कपल्ड ऑसिलेटर का मतलब ये होता है कि एक का प्रभाव दूसरे पे पड़ता है। ठीक है। तो पहली चीज तो इन्होंने क्या मानी कि युग्मित दोलित्र की तरह बिहेव करते हैं। तो लिखो, ठोस पदार्थों में परमाणुीय दोलित्र, ठोस पदार्थों में परमाणुीय दोलित्र युग्मित दोलित्रों की भांति व्यवहार करते हैं, युग्मित दोलित्रों की भांति व्यवहार करते हैं, युग्मित दोलित्रों की भांति व्यवहार करते हैं। ये स्वतंत्र दोलित्र नहीं हो सकते, ये स्वतंत्र दोलित्र नहीं हो सकते, ये स्वतंत्र दोलित्र नहीं हो सकते। ठीक है। दूसरा, सॉरी, इसको इंग्लिश में लिखो। अकॉर्डिंग टू डिबाई थ्योरी, अकॉर्डिंग टू डिबाई थ्योरी, द एटॉमिक ऑसिलेटर्स इन द सॉलिड मटेरियल, the atomic oscillators in the solid material, the atomic oscillator in the solid material, the atomic oscillator in the solid material are not free oscillator, are not free oscillator, are not free oscillator. These are like coupled oscillator, are not free oscillator. These are like कपल्ड ऑसिलेटर। ठीक है, दीज आर लाइक कपल्ड ऑसिलेटर। एक पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरी बात,
दूसरी चीज, इन्होंने ये माना कि अगर n पार्टिकल है सिस्टम में, n कण है, तो जो नंबर ऑफ मोड्स है, नंबर ऑफ मोड्स का मतलब कितने तरीके से वाइब्रेशंस कर सकता है, वो जो तरीके हैं वो है 3n, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम के बराबर। जो मुक्त कणों की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है ना, स्वतंत्रता की कोटि जो होती है, उसके बराबर मान लिया 3n के इक्वल। ये पहले भी चीज मैं बता चुका हूं। तो अगर n पार्टिकल है तो 3n क्या होंगे, उसमें नंबर ऑफ मोड्स होंगे, मतलब कितने तरीके, कितनी विधाएं होंगी, वो ये है। तो लिखो सेकंड पॉइंट, यदि किसी ठोस पदार्थ में n कण है तो, यदि किसी ठोस पदार्थ में n कण है तो, यदि किसी ठोस पदार्थ में n कण है तो, यदि किसी ठोस पदार्थ में n कण है तो उसमें कुल विधाओं की संख्या 3n होती है। तो उसमें कुल विधाओं की संख्या 3n होती है। तो उसमें कुल विधाओं की संख्या 3n होती है। उसमें कुल विधाओं की संख्या 3n होती है। If there are n number of particles, if there are n number of particles, if there are n number of particles in the solid, if there are n number of particles in the solid, then there will be total 3n, there will be total 3n number of modes, total 3n number of modes of vibrations, 3n number of mode of vibrations। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, सॉलिड मटेरियल है तो उसके अंदर जो, क्योंकि नंबर ऑफ मोड्स है मतलब उसमें वेव फ्लो हो रही है एक तरीके से, यही तो है, तरंगे संचरित हो रही है। तो जो तरंगे संचरित होती है, तरंगे दो टाइप की हो सकती है, एक तो लॉन्गिट्यूडनल हो सकती है, एक हो सकती है ट्रांसवर्स। एक तो प्रत्यास्थ हो सकती है, एक अनुदैर्ध्य हो सकती है। तो एक तो अनुदैर्ध्य टाइप के हो सकते हैं या प्रत्यास्थ तरंगे। तो इन्होंने ये बोला कि जो भी इनकी आवृत्ति होगी ना, फ्रीक्वेंसी होगी, वो लॉन्गिट्यूडनल की और ट्रांसवर्स की क्या होगी, इक्वल होगी। आई बात समझ में? तो लिखो, ठोसों में सभी दोलित्रों की आवृत्ति एक समान होगी। ठोसों में सभी दोलित्रों की आवृत्ति एक समान होगी। ठोसों में सभी दोलित्रों की आवृत्ति एक समान होगी तथा अनुदैर्ध्य एवं अनुप्रस्थ तरंगों की आवृत्ति समान होगी। अनुदैर्ध्य एवं अनुप्रस्थ तरंगों की आवृत्ति समान होगी। ठीक है, लिखो, इसमें तीसरा पॉइंट लिख लो, इंग्लिश में लिख लो। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल पार्टिकल्स इन द सॉलिड्स, the frequency of all particles in the solids is same and the frequency of longitudinal and transverse waves, the frequency of longitudinal and transverse waves also same, longitudinal and transverse waves also same। ठीक है, तो दो टाइप की तरंगे फ्लो होती है और संचरित होती है, दो टाइप की, लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है और ट्रांसवर्स भी, प्रत्यास्थ भी हो सकती है, अनुदैर्ध्य भी हो सकती है। तो जो दोनों होगी उनकी फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी। ये बातें इन्होंने मानी है, जो मैं बोल रहा हूं ना, ये बातें इन लोगों ने मान ली है ना। कुछ और भी बातें मानी इन्होंने, उनके बारे में बात करता हूं। इसको
अभी जो पॉइंट लिखवाने वाला हूँ उसको मैं डिबाई अप्रोक्सीमेशन के नाम से बोल रहा हूँ। डिबाई जिसको बोलते हैं क्या, चलो ये इसी में पॉइंट लिख लो आप, पहले एक पॉइंट और लिख लो। देखो पहले जब आइंस्टाइन ने बोला था तो आइंस्टाइन ने ये बोला था कि जो फ्रीक्वेंसी है 0 से लेके इन्फिनिटी तक कितनी भी हो सकती है, मतलब 0 से लेके इन्फिनिटी तक रेंज में कहीं पर भी फ्रीक्वेंसी का कितना भी वैल्यू हो सकता है। लेकिन इन्होंने डिबाई ने से बोला कि नहीं ऐसा नहीं होता। इन्होंने बोला कि फ्रीक्वेंसी का रेंज जो होगा वो 0 से लेके WD कोई फिक्स वैल्यू तक ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। WD बोल दिया उसको, डिबाई फ्रीक्वेंसी बोल दिया कि मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी संभव है, जो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है वो WD हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। WD एक पर्टिकुलर वैल्यू, मतलब पर्टिकुलर मटेरियल के लिए एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति नहीं होगी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ही पॉसिबल है। ठीक है, तो लिखो सॉलिड, सॉरी हिंदी में लिखो पहले। ठोस पदार्थों के लिए कंपन आवृत्ति 0 से अनंत की परास में नहीं होती है। कंपन आवृत्ति 0 से अनंत की परास में नहीं होती है, बल्कि इसका यह एक निश्चित अधिकतम मान होता है, जिसे डिबाई आवृत्ति कहते हैं, जिसे डिबाई आवृत्ति कहते हैं। इसे WD से लिखा जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब ये इतने सारे कुछ पॉइंट्स हैं, हाँ इंग्लिश में लिख लो इसको। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर्स कैनॉट बी इंफिनिटी। The frequency of oscillator cannot be infinite. The maximum possible value of frequency is WD. The maximum possible value of frequency is WD, and this frequency is called Debye frequency. ठीक है, इस वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड डिबाई फ्रीक्वेंसी। ये कुछ पॉइंट्स है इसके जो हमने मान लिए, इन्होंने डिबाई ने माना कि ये चीजें मैं मान रहा हूं और उसके बाद में मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं। तो अब कैलकुलेशन पे आ जाए तो आओ। एक है इसमें, इसी में कैलकुलेशन में एक पॉइंट है डिबाई अप्रोक्सीमेशन। कैलकुलेशन के अंदर ही पॉइंट है डिबाई अप्रोक्सीमेशन। डिबाई इसको बोलते हैं, अप्रोक्सीमेशन को हिंदी में बोलते हैं, एक वर्ड होता है इसके लिए, एक वर्ड होता है इसका। डिबाई अप्रोक्सीमेशन को एक सेकेंड मैं चेक करता हूँ, भूल गया मैं, वर्ड भूल गया इसका। सन्निकटन बोलते हैं इसको, डिबाई सन्निकटन। क्या है डिबाई सन्निकटन का, क्या है इसमें? जैसे इन्होंने बताया कि क्या सारी फ्रीक्वेंसी पॉसिबल नहीं है, एक रेंज तक की फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है।
तो ऐसा होगा कि जैसे मान लो कि फ्रीक्वेंसी का रेंज है, जैसे मान लो कि कोई 0 फ्रीक्वेंसी है, फिर 1 हर्ट्ज है, 2 हर्ट्ज है, 3 हर्ट्ज है, 4 हर्ट्ज है, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। और एक मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है कि मान लो कि हम लोग डायमंड की बात कर रहे हैं, तो डायमंड के लिए कुछ मान लो 250 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है। एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, है ना। तो 0 से लेके मैक्सिमम 250 तक की हो सकती है, और ये 250 जो है ये क्या हो गया, WD हो गया है, ठीक है। तो ये 0, W1, W2, W3 इस तरीके से वैल्यूज मिल रहे हैं अपने को। तो फ्रीक्वेंसी ये हो सकता है। अब ऐसा है कि एक थ्योरी दी गई और उसके हिसाब से बताया गया कि आपको अगर ये चेक करना है कि मान लो फ्रीक्वेंसी 2 से 3 के बीच में, इसके बीच में, मतलब एक फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर वैल्यू से लेके दूसरी पर्टिकुलर वैल्यू के बीच में कितने नंबर ऑफ मोड्स पॉसिबल है, मतलब कितने तरीके से कंपन हो सकते हैं, वो निकालने हो, तो वो इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। उसका एक फॉर्मूला दिया गया कि अगर आपको कैलकुलेट करना है ओमेगा से ओमेगा प्लस डी ओमेगा, मतलब एक रेंज दे दी, ओमेगा मान लो 2 हर्ट्ज है, तो 2 हर्ट्ज से लेके थोड़ा सा एक रेंज में, उसके आसपास की रेंज में, तो अल्पांश में अगर कैलकुलेट करना हो इनफाइनाइटेसिमल रेंज में, तो उसमें जो आपका नंबर ऑफ मोड्स आएंगे, नंबर ऑफ मोड्स मतलब कितने तरीके से कंपन विधाएं संभव है, कितने तरीके से मोशन हो सकता है, तो वो जो है उसका फॉर्मूला ऐसा दिया गया, JW DW इक्वल टू V मतलब आयतन है, और 2 पाई स्क्वायर है कि क्यूब है, एक बार मैं श्योर कर लेता हूँ कि स्क्वायर है कि क्यूब है, ये स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर ही होगा, एक सेकेंड अभी देखेंगे, एक बार पहले मैं इसको लिख देता हूँ। ये आएगा 2/VT क्यूब प्लस 1/VL क्यूब ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा, ये है, ठीक है। ये क्या है, ओमेगा से ओमेगा प्लस डी ओमेगा रेंज में कितने संभव तरीके हो सकते हैं, तरीकों को बोलते हैं मोड्स, नंबर ऑफ मोड्स से ये विधाएं हैं, कितने अलग अलग तरीके से वाइब्रेशंस हो सकते हैं इस रेंज में, एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर कितने नंबर ऑफ मोड्स, कितने नंबर ऑफ पॉसिबल वेज ऑफ वाइब्रेशन हो सकते हैं, वो ये है, ठीक है। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, ये पाई स्क्वायर है कि पाई क्यूब है, इससे ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ डिफरेंस तो आ ही जाएगा। तो हाँ यही है जो मैंने लिखा है वो ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये मैं बता देता हूँ। अभी इसमें एक लाइन लिखनी है, मैं बताऊंगा पहले वो। ये क्या क्या है, V जो है, V तो है आयतन, वॉल्यूम, ये तो वॉल्यूम है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी है, ये सबको मालूम है, ओमेगा आवृत्ति है, कोणीय आवृत्ति, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, VT जो है ये क्या है, VT है वेलोसिटी, वेग है, किसका वेग है ये वेग है T मतलब ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स को बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंग का वेग, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव। VL ये है अनुदैर्ध्य तरंग का वेग, अनुदैर्ध्य तरंग का वेग, वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। आई बात समझ, ये 3-4 चीजें हैं। तो अपने को ये क्या मिल गया, नंबर ऑफ मोड्स मिल गए, नंबर ऑफ मोड्स। ये अभी कुछ लिखना नहीं है, अब मैं बताऊंगा कैसे कैसे लिखना है इसको। इतनी बात समझ में आ गई होगी कि इन्होंने एक बात बताई क्या, वो लिखो। अब सुनो, यहां पे पहले कुछ लाइन लिखो। डिबाई सिद्धांत के अनुसार, डिबाई सिद्धांत के अनुसार
डीबाई सिद्धांत के अनुसार आवृत्तिपरास ओमेगा से, डीबाई सिद्धांत के अनुसार आवृत्तिपरास ओमेगा से ओमेगा प्लस डी ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा प्लस डी ओमेगा में कंपन विधाओं की संख्या, में कंपन विधाओं की संख्या, में कंपन विधाओं की संख्या जेड ओमेगा डी ओमेगा होगी। कंपन विधाओं की संख्या जेड ओमेगा डी ओमेगा होगी। कंपन विधाओं की संख्या जेड ओमेगा डी ओमेगा होगी, जो कि निम्न प्रकार है, जो कि निम्न प्रकार है, ऐसा, जो कि निम्न प्रकार है। और ये छाप लो, आप इंग्लिश में लिखो। अकॉर्डिंग टू डीबाई थ्योरी, अकॉर्डिंग टू डीबाई थ्योरी, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड्स, द नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, ऐसे लिख लो, द नंबर ऑफ मोड्स of vibrations between the range omega 2, between the range omega 2 omega plus d omega, between the range omega 2 omega plus d omega is z omega d omega, is z omega d omega। ठीक है, इतना फ्रीक्वेंसी का जो रेंज है उसके अंदर नंबर ऑफ मोड्स होंगे, वो होंगे जेड ओमेगा डी ओमेगा, और उसको आप छाप लो ये। उसके बाद ये रेंज के हिसाब से इतने नंबर ऑफ मोड्स, इतने नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशंस होंगे, इतनी तरीके से कंपन कर सकता है। क्लियर है? अब ये छाप लो पॉज करके, मैं आगे लिखवाता हूं समझना अब इस बात को। ये तो बात समझ में आ गई। अब जो ओमेगा का जो रेंज है वो हमने बताया कि 0 से एक पर्टिकुलर वैल्यू तक क्यों हो सकता है, मैक्सिमम इन्फिनिटी नहीं जाएगा। तो यहां पे एक लाइन लिखो, यहां डीबाई के अनुसार, डीबाई के अनुसार, डीबाई के अनुसार ठोसों की अधिकतम आवृत्ति, ठोसों की अधिकतम आवृत्ति ओमेगा डी ही संभव है, ओमेगा डी ही संभव है। द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ सॉलिड, द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ सॉलिड्स इज पॉसिबल, विच इज पॉसिबल ओमेगा डी, ओमेगा डी पॉसिबल है। तो टोटल नंबर ऑफ मोड अगर मुझे कैलकुलेट करना हो, कुल क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोड्स को बोलते हैं कंपन विधाएं, कुल कंपन विधाएं, कुल कंपन विधाओं की संख्या, टोटल नंबर ऑफ मोड्स, टोटल नंबर ऑफ मोड्स, जो टोटल नंबर ऑफ मोड्स आएंगे, टोटल नंबर ऑफ मोड वो होंगे क्या, जेड ओमेगा डी ओमेगा, तो एक रेंज में है ओमेगा से ओमेगा प्लस डी ओमेगा। टोटल कैलकुलेट करना है तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, मिनिमम तो 0 और मैक्सिमम कितना, ओमेगा डी। ये टोटल नंबर ऑफ मोड्स आ जाएंगे, कुल कंपन विधाओं की संख्या। और हम लोगों को एक चीज ये भी पता कि कुल कंपन विधाओं की संख्या अगर n कण है तो वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में कणों की संख्या के पदों में 3n के बराबर होता है। इसका मतलब है कि ये जो है आगे चल के 3n के बराबर होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स से हम लोग एजम्पशन में एक बात लिखी थी कि कुल कणों की संख्या जो है 3n के बराबर होगी, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 3n के इक्वल होगी, पढ़ा था। इधर से हमने ये कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो ये हम लोग कैलकुलेट करें एक, तो इसको हम लोग, मैं इसको 3n के इक्वल ही कर देता हूँ, 3n। अब जेड ओमेगा डी ओमेगा का मान अपने को पता है, वैल्यू इक्वेशन नंबर 1, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल लो, ये इक्वेशन नंबर 1 है और दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से कैलकुलेशन करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, तो बाई 1 and 2,
बाई 1 and 2, इक्वेशन नंबर 1 and 2, 0 ओमेगा डी जेड ओमेगा डी ओमेगा, जेड ओमेगा का वैल्यू जो है वो लिख देंगे v अपॉन 2 पाई क्यूब, और ये आएगा 1 नहीं है 2 है, वी टी क्यूब प्लस 1 अपॉन वी एल क्यूब ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा इक्वल टू 3n। ठीक है, ये सारी चीज़ें, इसमें जो वेरिएबल है ओमेगा है, ओमेगा के अलावा बाकी की चीज़ें मैं ले लेता हूँ बाहर। तो ये v अपॉन 2 पाई क्यूब और ये है 2 बाई वी टी क्यूब प्लस 1 अपॉन वी एल क्यूब, ये तो ले लिया मैं बाहर, 0 टू ओमेगा डी जो आया है और अंदर बचा ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा इक्वल टू 3n। ठीक है, पॉज करके कॉपी करते रहना। v अपॉन 2 पाई स्क्वायर 2 अपॉन वी टी क्यूब प्लस 1 अपॉन वी एल क्यूब, इसका इंटीग्रेशन जो आएगा वो आएगा ओमेगा क्यूब बाई 3 और 0 टू ओमेगा डी, ये लिमिट्स हो गए इक्वल टू 3n। ठीक है, ये है v अपॉन 2 पाई स्क्वायर 2 बाई वी टी क्यूब प्लस 1 अपॉन वी एल क्यूब, ये आ जाएगा डब्ल्यू डी का क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू 3n। ठीक है, आगे चले, आगे देखिए, आगे ये जो है v 2 बाई वी टी क्यूब प्लस 1 अपॉन वी एल क्यूब, इसका जो वैल्यू है ये 18 पाई स्क्वायर एन अपॉन डब्ल्यू डी का क्यूब, ये वैल्यू मिला मुझे किसका, इस चीज़ का वैल्यू मिल गया मुझे। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू में ठीक किया ना मैंने, तो गड़बड़ नहीं किया, हाँ ठीक है, ये वाला वैल्यू मैं उठा के जे डब्ल्यू डी डब्ल्यू में रखूँगा। देखो ये वैल्यू मिला मुझे इसका, इसको कुछ इक्वेशन नंबर 3 कर दो। ये जो वैल्यू मिला इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 वाला में जे डब्ल्यू डी डब्ल्यू का जो फॉर्मूला था इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 से देखो, बाय इक्वेशन 1 एंड 3 से जेड डब्ल्यू डी डब्ल्यू का जो वैल्यू है वो क्या मिलेगा, वो जो मिलेगा v का वैल्यू, तो v वो जो बाकी का वैल्यू उसका वैल्यू तो ये रख दूँ, तो ये आ जाएगा 8 पाई स्क्वायर एन अपॉन ओमेगा डी क्यूब, बाकी 2 पाई स्क्वायर नीचे बचा इंटू ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा। अरे इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू पुट किया मैंने, इक्वेशन नंबर 1 में ये, तो v अपॉन इसका वैल्यू रखा ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा 2 पाई स्क्वायर रख दिया। ठीक है, इसमें कुछ कैंसिल आउट होता है तो कैंसिल आउट कर दो आप, ओमेगा पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसमें बचा 9n ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा डी क्यूब डी ओमेगा जेड ओमेगा डी ओमेगा। ये कुछ वैल्यू मिला है, इस वैल्यू की हेल्प से आगे चल के हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों को कैलकुलेट करना है स्पेसिफिक हीट, क्योंकि थ्योरी स्पेसिफिक हीट का पढ़ रहे हैं, तो विशिष्ट ऊष्मा निकालना हमारे को। तो विशिष्ट ऊष्मा जब कैलकुलेट करेंगे तो उसमें इस चीज का यूज होगा आगे चल के। अभी वो सारी बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो हमने क्या किया, मैं थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ। हमने एक थ्योरी, नया थ्योरी पढ़ा जिसको डिबाई थ्योरी बोलते हैं। डिबाई थ्योरी में कुछ अजम्पशंस लिए, कुछ पॉइंट्स उन्होंने बोल दिए कि ये पॉइंट्स हम लोग पहले मान के चल रहे हैं, अज्यूम कर लिए कि ये बातें हैं, ये बातें मैं मान के चल रहा हूँ, और उसके बाद में मैं एक मैथमेटिक्स डेवलप कर रहा हूँ, और उस मैथमेटिक्स में काफ़ी चीज़ें हमने मान ली, डिबाई थ्योरी, डिबाई फ्रीक्वेंसी, डिबाई आवृत्ति वगैरह, और ये सारी चीज़ें इस तरीके से हो गई। इसके आगे की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। क्लियर? ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, बाकी इसको यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके, चलो।